नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि रिलेवेंट हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हो या फिर स्टेट पीसीएस हो या फिर अदर वेरियस एग्ज़ाम्स हो जिनके अंदर करंट अफेयर की वेटेज काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। डेट है आज की 4 जुलाई 2025 और टॉपिक हैं आज के सी फ्लड। सी फ्लड क्या है? ये एक फोरकास्टिंग सिस्टम है फ्लड के लिए। किसने डेवलप किया है इसके बारे में जानेंगे। अपीडा के बारे में न्यूज़ आई है, अपीडा क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। सक्षम 3000 ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। नमीबिया कंट्री के बारे में जानेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी टूर पे हैं और इनके सभी कंट्रीज़ के बारे में ना थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है न्यूज़ में कि भाई कितना क्या इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन जब एक आर्टिकल छपेगा तब हम इन सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल इनके जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में जानते हैं। बर्ड स्पीसीज़ हैं एक्सटिंक्शन पे, इनके बारे में क्या न्यूज़ आई है, कितनी स्पीसीज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हैं इसको लेके। ESIC ने स्प्री करके एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, पोर्टल है ये एक, क्या काम है इसका। एपिहेलियन क्या होता है आपको पता ही होगा, ज्योग्राफिकल फिनोमेना है ये, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव किसने लिया है? ये अभी क्वाड ने लिया है। क्वाड की मीटिंग चल रही है, क्वाड की, ठीक है। बिग ब्यूटीफुल बिल ये क्या है? ये मिस्टर ट्रम्प लेकर आए हैं इसको, मिस्टर ट्रम्प क्या है ये, ठीक है। चोकला शीप क्यों न्यूज़ में है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या PYQs बन सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट के ऊपर न्यूज़ आई, एक बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। और पैलिटेटिव केयरिंग इंडिया में ये क्या होती है? पैलिटेटिव केयरिंग इंडिया, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जानेंगे, ये टॉपिक्स हैं आज के और हम आज पढ़ते हैं इनको अच्छे से डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं नमीबिया के बारे में। कल पढ़ा था हमने घाना के बारे में, आज हम पढ़ेंगे नमीबिया के बारे में। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये अपना हो गया अफ्रीकन, ठीक है, कंटिनेंट। ये अपना इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आप इसको अंदाज़ा लगा लीजिए, बस ये थोड़ा सा नीचे से पॉइंटी है ऐसा, ये हल्का सा इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ है आपका नमीबिया, ठीक है। ये आपका साउथ अफ्रीका है, इसके ऊपर अंगोला पड़ता है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं हम आज, ये है ये रीज़न। मैं चाहता तो एक मैप भी बना देता, लेकिन जब हम हैंड ड्रॉ करते हैं ना किसी चीज़ को तो वो अच्छे से समझ में आती है। तो नमीबिया के बारे में बात करेंगे। साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, जैसे कि हमने जाना। ये अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है अफ्रीका के। नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है इसकी? ये इसकी अंगोला है, ठीक है। जाम्बिया है, ये जिम्बाब्वे लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ पर जाम्बिया है ये, ठीक है, ये जाम्बिया है। और ये अपना बोत्सवाना इसके ईस्ट में है और साउथ अफ्रीका इसके साउथ में है, समझे। ये है इसकी 4 जो कंट्रीज से इसकी बॉर्डर होता है। और अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है, क्योंकि ये सारा अटलांटिक ओशन है, ये सारा का सारा जितना भी है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है, अंगोला नॉर्थ में है, जाम्बिया नॉर्थ ईस्ट में है, ये जाम्बिया है ऊपर, बोत्सवाना इसके ईस्ट में है और साउथ अफ्रीका इसके साउथ ईस्ट और साउथ के अंदर है, ठीक है। तो ये हमने जाना। और ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस कर रही है किसको? नामीबिया को। इसकी कैपिटल की बात करें तो विंड होक इसकी कैपिटल है, विंड होक कह देते हैं इसको, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इसमें नमीब डेजर्ट है, देखते हैं कहाँ पे है। सेंट्रल प्लेटू है इसका, और इसमें कालाहारी डेजर्ट भी इसी के अंदर आता है। मेजर रिवर्स की बात करें तो जम्बेजी रिवर, माशी रिवर, ऑरेंज रिवर इसी में से निकल के जाती हैं। और जो ये ऑरेंज रिवर है ये ड्रेन करती है अटलांटिक ओशन में। लेकिन जो जाम्बेजी रिवर है ये अपना ड्रेन करती है इंडियन ओशन की तरफ, और ये कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्वाइस कट करती है ये। अब मुझे बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी इंडियन रिवर कट करती है ट्वाइस? ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये अपनी ऑरेंज रिवर है, ठीक है, ये अपनी ऑरेंज रिवर है यहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो एंटीलोप है, चीता है, जिराफ है। चीता इंपोर्टेड यहीं से किए गए थे नामीबिया, जो कूनो नेशनल पार्क में जाके हमने उनको री इंट्रोड्यूस किया था। और एक माउंटेन की बात करें तो यहाँ पर है एक माउंटेन ब्रेंडबर्ग,
ठीक है, माउंटेन ब्रांडबर्ग। अभी हम देखते हैं कहाँ पर है वो, ये रही माउंटेन ब्रांडबर्ग, ठीक है, ये यहाँ पर है इसकी माउंटेन ब्रांडबर्ग, और ये नामीबिया की हाईएस्ट माउंटेन है, समझे। टोपोग्राफी की बात करें तो ये आपका नामीब डेजर्ट है, ये आपका कालाहारी डेजर्ट है, और यहाँ आपका सेंट्रल प्लेटू पड़ता है इसका, ठीक है। तो ये हमने जाना, नामीब डेजर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, कालाहारी डेजर्ट ईस्ट में पड़ता है, और लोकेटेड इनलैंड बीच में है ये इसके, जो अपना सेंट्रल प्लेटू है। अब इसमें कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर शायद 2013-14 में, ओक्वांगो बेसिन, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे कि ये कहाँ पर है, ओक्वांगो बेसिन कहाँ पर है। तो इसीलिए मैंने ना ये यहाँ से पॉइंट उठा लिए कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कि ये तो देखो ऑयल रिजर्व हैं यहाँ के, ऑयल रिजर्व लोकेशन है नामीबिया के, ठीक है, नामीबिया के। अगर आपसे पूछ लेता है ऑरेंज बेसिन, तो आपको पता ही है ये ऑरेंज रिवर यहीं से जा रही है, तो यहाँ पर हो सकता है ऑरेंज रिजर्व बेसिन। तो यहाँ पर ही क्या है कि ऑयल जो है, ऑयल रिजर्व है 2.6 बिलियन बैरल्स का। अब यहाँ देखो ये है जानने की बात, ल्यूड रिट्स बेसिन, अगर ये क्वेश्चन कहीं से आ जाए ना, ल्यूड रिट्स बेसिन ये प्रोस्पेक्टिव एरिया है नामीबिया कोस्ट पे, ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ये जब ओक्वांगो बेसिन पूछ सकता है तो ल्यूटेड बेसिन भी तो पूछ सकता है ना, आपको पता ही नहीं। और वैसे भी अफ्रीका से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। कावांगो बेसिन, कावांगो बेसिन पूछ ले आपसे, आप सोचो कॉन्गो के अंदर है ये, नहीं कॉन्गो के अंदर नहीं है ये अपना नामीबिया के अंदर है। और वाल्विस बेसिन, ये भी अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन ये भी कहाँ पे है, वाल्विस, ये भी अपना नामीबिया के अंदर है। तो ये है कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो आपके इम्पोर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए। तो हमने थोड़ा सा जाना नामीबिया के बारे में। कालाहारी डेजर्ट इसके ईस्ट में पड़ता है, ये कालाहारी डेजर्ट, ये सॉरी नामीब डेजर्ट, नामीब, ये कालाहारी डेजर्ट ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकल के जा रही है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और जो अपनी जाम्बेजी रिवर है जो इंडियन ओशियन में, अच्छा क्वेश्चन एक और मैं बताता हूँ आपको, मैच द फॉलोइंग में आया था, मैं यहाँ पर थोड़ा डालना, उसको यहाँ पे लगाना भूल गया, उसको पेस्ट करना। थेम्स रिवर का आया था, कौन सी रिवर में उसमें जाती है, ये सी में जाती है, ठीक है। शायद जाम्बेजी का आया था कि ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है यूपीएससी में आए हुए कि जाम्बेजी रिवर जो है ये कौन से उसमें जाके गई थी, ये ड्रेन करती है ये, ठीक है, इंडियन ओशन में कि अटलांटिक ओशन में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जाम्बेजी रिवर है वो इंडियन ओशन में जाती है, और जो ऑरेंज रिवर है वो अटलांटिक ओशन में जाती है, ठीक है। तो इतना हमने जाना। और ये ब्रांडबर्ग माउंटेन जो है ये किसके अंदर है, नामीबिया के अंदर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि जो ये अफ्रीकन कंटिनेंट है ना, ये यूपीएससी का काफ़ी फेवरेट हो चुका है इस टाइम पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से निकल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। और कमेंट में बताना कि कौन सी इंडियन रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कैप्रिकॉर्न तो इंडिया में से जाता नहीं है, कैंसर को ट्वाइस कट करती है, इंडियन रिवर कौन सी है ऐसी, ठीक है। वेल्विस बे है यहाँ पे, ये इतना याद रखने की ज़रूरत है। और स्केलेटन कोस्ट भी यहाँ पे है, ये इस मैप को अपना अच्छे से रीड कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। न्यूज़ है कि क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है या हो चुका है, उससे 500 प्लस जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़ी हुई हैं, ठीक है, एक्सटिंक्शन की कगार पे खड़ी हुई हैं 500 प्लस स्पीसीज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से। और बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो तो जा भी चुकी हैं, ठीक है। बेयर नेक्ड अम्ब्रेला बर्ड और हेलमेटेड हॉर्नबिल जैसे हैं, ये रिस्क पे हैं कुछ, ये जो स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। अगर बर्ड्स नहीं होंगे तो जो पैरासाइट्स होंगे, जो कीटाणु, जो कीड़े होंगे, जो इंसेक्ट्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, वो फसलों को खा जाएंगे। अगर आपको चाइना की स्टोरी पता है ना, चाइना की, तो चाइना के अंदर क्या हुआ था कि वहाँ पर एक करके 1960s के 70s के टाइम पे, माओ जेडोंग के टाइम पे एक ग्रेट फॉरवर्ड लीप करके कुछ इन्होंने कंसेप्ट निकाला था अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने का, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर भी शामिल था। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया था कि जितने भी बर्ड्स थे ना मोस्टली, ठीक है, जितनी भी चिड़ियाँ थी, अगर हम चिड़िया की बात करें तो ये चिड़ियों को पकड़ पकड़ के खा गए थे बहुत सारे। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जब चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी ना, तो वहाँ पे जो कीड़े थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब आप कितने कीड़ों को मारोगे, कितने जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारोगे आप। तो चिड़िया खाती हैं, इनका भोजन है ये, इनके फूड है ये।
तो वहाँ पर चिड़ियों की आबादी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा घट गई और कीड़ों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो कीड़ों ने वहाँ की जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने कीड़े भी खाना स्टार्ट किया। हालांकि पहले भी इनकी उसमें था, ये खाते थे पहले भी कहीं कहीं जगहों पर, लेकिन अब तो देखो बहुत ज़्यादा मार्केट लगती हैं कीड़े की। कॉकरोच हो गए या फिर कोई अजीब प्रकार की जो मकड़ियाँ हो गई, वो या अजीब प्रकार के वो टिड्डियाँ हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फिर कंसर्न का इशू हो जाता है कि अगर जो बर्ड्स हैं वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो फिर पॉपुलेशन तो और ज़्यादा जो कीड़े इंसेक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, फिर वो क्रॉप्स पे ख़तरा हो जाएगा हमारी पे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इनको कंजर्व करना और इनको बचा के रखना आगे के लिए, जो इनका एक्सटिंक्शन ना हो। तो नाम है दो, बेयर नेक्ड अम्ब्रेला बर्ड और हेलमेटेड हॉर्नबिल। ठीक है, अब देखो यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था कि अभी मैंने इसको क्यों लिया, मैं इसको बताता हूँ, इसका रीज़न है। वल्चर विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये यूपीएससी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, आया हुआ है। तो अगर ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये टॉपिक की, या ये जो अपना नाम है, ये जो बेयर नेक्ड अम्ब्रेला बर्ड और हेलमेटेड हॉर्नबिल, अगर आपसे पूछ ले ये क्या चीज़ है, ठीक है, या फिर आपसे ये पूछ ले ये क्या चीज़ है, चलो इसमें हॉर्नबिल आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अम्ब्रेला बर्ड आप अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सेलन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट और ग्रे चिंड मिनीवेट, ये क्या है, एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट, ये क्या है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर। अब ये बर्ड्स हैं, प्राइमेट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं, ठीक है, तो इसका आंसर बर्ड्स था। तो ये नाम ना इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं। वल्चर्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इंडिया आर, अब इसमें से देखो स्पैरो हॉक, रेड हेडेड वल्चर, ये एक वल्चर है, सी ईगल, ठीक है, पेराग्रीन फाल्कन, ये फाल्कन होता है, फाल्कन आपको पता होगा, एक बहुत ही स्पीड में चलता है, ये पक्षी होता है, आसमान में ऊपर से डाइव मारता है और इसके जो शिकार होता है उसको उठा के ले जाता है, बहुत स्पीड होती है इसकी फाल्कन की, ठीक है, ये इनमें से यही है रेड हेडेड वल्चर। तो एक्सटिंक्शन वर्जन ऑफ एक्सटिंक्शन ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड किया। तो आइए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए जानने के लिए कि ये इस तरीके के नाम पूछ सकते हैं ना आपसे, जैसे ये पूछा कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे हिंड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा 500 प्लस स्पीसीज़ हैं, एक्सटिंक्शन इनका हो सकता है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। ये एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है एक पोर्टल, ठीक है, ई पोर्टल है, इसका नाम क्या है, स्प्री का फुल फॉर्म क्या आता है, स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। क्या करना है, इसका काम क्या है, इसका है टू एक्सपेंड ईएसआई कवरेज नेशन वाइड। ईएसआई के जो है ना एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम होती है ना, एक इंश्योरेंस स्कीम होती है, ये स्कीम होती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, इसका कवरेज जो है बढ़ाया जाना चाहिए और रजिस्टर करना चाहिए डिजिटली एम्प्लॉयज़ को इस तरह के पोर्टल्स पे। तो इसलिए एक स्प्री करके ये 2025 का पोर्टल लेकर आए हैं। किसने लॉन्च किया है इसको, ESIC ने लॉन्च किया है स्प्री पोर्टल। काम क्या है इसका, ताकि ये नेशन वाइड अपना कवरेज बढ़े ESI का। ESI का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, और इसके पीछे कॉरपोरेशन लगा दे तो इसी ने इसको लॉन्च किया, ESIC। दूसरे पोर्टल ये हैं, श्रम सुविधा पोर्टल भी है एक, और एक MCA पोर्टल है। MCA पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पोर्टल हो गया, श्रम सुविधा पोर्टल हो गया, और ये स्प्री 2025 हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे, याद रखना बस ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ज्योग्राफिकल फिनोमिनन है न्यूज़ के अंदर, पेरीहेलियन एपीहेलियन क्या होता है, एपोजी पेरिजी क्या होता है। तो आपने अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एपीहेलियन ये है जब सन और अर्थ की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा है, फारदेस्ट, और ये पेरीहेलियन है जब पास है। तो जब पास होता है तो पेरीहेलियन होता है, पी से याद रखो पास, ठीक है, और ए अपना है ये एपीहेलियन दूर है। तो ये 5 जुलाई 4 जुलाई, देखो ये कोई ऐसा फिक्स तो डेट है नहीं, कैलेंडर देख के कोई काम होगा, तो ये करीब 3 जुलाई 4 जुलाई 5 जुलाई के आसपास में जो अर्थ है और जो सन है उसके बीच की दूरी जो है सबसे ज़्यादा होती है, फारदेस्ट होता है वो इस टाइम पे, ठीक है। और ये जो पेरीहेलियन है इसमें जो अर्थ है और सन है ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये रीज़न क्यों है, पहली बात इसका रीज़न ये है क्योंकि जो सन और जो अर्थ का ऑर्बिट है,
अब बात करें कि ये पॉसिबल होता कैसे है, क्योंकि जो जो ये ऑर्बिट है ना, ये देखो ऑर्बिट, ये जिसमें अर्थ जो है रोटेट करती है किसकी तरफ, रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, ये सर्कल नहीं है, सर्कल तो है नहीं है, ये क्या है, ये एलिप्टिकल शेप है, एलिप्टिकल, ये एलिप्टिकल शेप है। तो इसलिए क्या है, कभी फारदेस्ट होता है, कभी सबसे दूर होता है, कभी सबसे पास होता है। अगर एक सर्कल होता ना तो फिर तो आपको पता ही है ना कि फिर सब हमेशा एक जैसी दूरी होती। तो इसीलिए ये है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में क्या बताने वाला था यहाँ पे, एक पॉइंट, कि जब सन से पृथ्वी की दूरी, अर्थ की दूरी सबसे ज़्यादा दूर होती है ना, तब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और जब सबसे पास होती है तो सबसे ज़्यादा ठंडक रहती है जनवरी में, ठीक है, कोल्ड। ऐसा क्यों है पता है आपको? अब आप ये देखो कंसेप्ट, छोटा सा मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न, ठीक है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ जान लीजिए, सेम होता है एपोजी, एपोजी में सबसे ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। जहाँ ए आ गया वहाँ पर दूर की बात कर रहे हैं, और जहाँ पर पी आ गया बस ये पी याद रखना है, पास। सेम कंसेप्ट होता है, ये मून है, मून के लिए, और सेम कंसेप्ट होता है अपना, यहाँ पर भी ये मून है और ये अपना अर्थ के लिए, ठीक है। तो जब सबसे ज़्यादा दूर होता है ना सन, तो उस टाइम पे जो सन रेज है ना वो ऐसे तरीक़ा से पड़ती है डायरेक्टली, ठीक है। और जब पास में होता है तो थोड़ा स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, जब सबसे ज़्यादा दूर होता है, जब सबसे ज़्यादा पास होता है सबसे ज़्यादा ठंडक होती है, कोल्ड होता है, ठीक है। तो ये हमने जाना, एपोजी जाना हमने, ये एपोजी है, ये इसको डायग्राम से समझना अच्छा होता है। ज्योग्राफी का कोई भी कंसेप्ट हो उसको डायग्राम समझना बहुत आसान होता है, बाकी तो पढ़ते रहो कितना भी। तो ये हमने पेरीहेलियन पढ़ा, पेरीहेलियन में पास होता है, जनवरी में होता है, ये एपीहेलियन में दूर होता है, ठीक है, ये जुलाई में होता है ये। और ये एपोजी होता है जब मून दूर होता है, पेरी जो होता है तब पास होता है। इस टाइम पे जो सुपर मून दिखाई देता है, सुपर मून कंसेप्ट तब होता है जब यहीं पे इसी टाइम पे होता है। और एपोजी में जो है फारदेस्ट होता है तो स्मॉलर मून दिखाई देता है, स्मॉलर मून, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब ये क्या है, सी फ्लड, सी फ्लड के बारे में हमने जाना था कि भाई सी फ्लड क्या होता है। ये एक फोरकास्टिंग सिस्टम है, फोरकास्टिंग सिस्टम किसकी फोरकास्ट करेगा ये सिंपल सी बात है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लड की फोरकास्टिंग करेगा। इंडिया फ्लड प्रोन एरिया है, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हर साल कई मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा हो गई या अपनी गंगा हो गई या और भी रिवर्स हो गई जिनके अंदर फ्लड्स आता है। अभी हमने पढ़ा था सुवर्ण रेखा के अंदर, सुवर्ण रेखा के अंदर जो रिवर है उसके अंदर जो अपनी रांची प्लेटू से निकलती है, ठीक है, पढ़ा था हमने लास्ट स्लाइड्स में 2-4 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले। तो वहाँ पे भी फ्लड्स आ रखे हैं, 50,000 गांव जो हैं, जो लोग हैं वो उससे अफेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीक़ा से जो है ना ये एक फोरकास्टिंग सिस्टम है फ्लड का, ठीक है ना। अब ये फ्लड प्रोन एरिया देखिए आप इंडिया के, ये रहा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। यहाँ पे फ्लड आते हैं हर साल, असम में डिस्प्लेसमेंट होता है कई हज़ार लाख लोगों को। ये रही अपनी गंगा रिवर, ठीक है, ये अपनी सुवर्ण रेखा रिवर रही, ये गंगा रिवर रही, ठीक है, ये अपना पंजाब का पार्ट रहा, ये अपना गुजरात में रहा, ठीक है, ये रहा अपना। तो ये यहाँ पर फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं इंडिया के। अगर आपको मैप बनाना हो तो आप बस याद रख सकते हैं कि ये अपना इतना एरिया है जिसमें फ्लड है, ठीक है, और ये थोड़ा सा और ये छोटा सा पैच, तो ये आपको याद रखना होगा। अब ये बनाया किसने है जो फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बनाया है। श्री CR पाटिल जी हैं जिन्होंने इनोग्रेट किया था इस फोरकास्टिंग सिस्टम को, और इसको डेवलप किया गया CDAC पुणे द्वारा, ठीक है, CDAC पुणे, और सेंट्रल वाटर कमीशन और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगर हम बात करें कि ये किसके, अगर मिनिस्ट्री आपसे पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपको याद रखना है, समझे। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये पार्ट है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का, जो कि एक जॉइंट एफर्ट है किसका, MEIT का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन का। और ये इसका एम क्या है, जो इंडिया का जो फ्लड मैनेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना और डिज़ास्टर रिस्पॉन्स को बढ़ावा देना, जो हम डिज़ास्टर जो रिस्पॉन्सली हम एक्टिव रहें उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सी फ्लड के बारे में। अब एक छोटा सा जानकारी ले लेते हैं, सी फ्लड है क्या है। एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ये क्या करेगा, 2 दिन एडवांस में दे देगा फ्लड इनंडेशन फोरकास्ट की, 2 दिन पहले बता देगा कि भाई फ्लड आने वाला है। इसके अंदर विलेज लेवल फ्लड मैप्स भी होंगे, और वाटर लेवल जो प्रेडिक्शन है वो बताएगा कहाँ पर पानी बढ़ रहा है, कहाँ पर पानी जो है घट रहा है, ये वाटर लेवल प्रेडिक्शन बता देगा, ठीक है। नेशनल और जो रीजनल एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलकर ये काम करेगा।
इंटीग्रेट करने में फ्लड मॉडलिंग को एक यूनिफाइड सिस्टम की तरह काम करेगा। एक कम्प्रीहेंसिव डिसीजन सपोर्ट टूल की तरह काम करेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। इस टाइम पे ये महानदी, गोदावरी, तापी जो रिवर्स हैं उसको कवर करता है ये। बाद में जो बाकी नदी हैं, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और जो पंजाब की नदियाँ हैं, इनमें ये इसको लिया जाएगा, इसका जो फ़ायदा हम उठाया जाएगा। ठीक है। और ये 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का इस्तेमाल करता है ये। ठीक है, 2D से 2 डायमेंशनल। तो ये है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना। सी फ्लड के बारे में किसने इसको लॉन्च किया है? सीडैक पुणे। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये याद रखना। और ये हमारा फ्लड प्रोन एरिया है। हर साल एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब तो नया कंसेप्ट चला है ना अर्बन फ्लड का। अर्बन फ्लड का कंसेप्ट चला है, जो बेंगलुरु जैसी जगह हो गई, चेन्नई जैसी जगह हो गई, जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, ठीक है, इनके अंदर भी फ्लड्स जो आ जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम चौक हुए पड़े हैं यहाँ के, तो ये फ्लड से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो आप ना फ्लड के बारे में थोड़ा जानिए, और इस तरीक़ा के जो इनिशिएटिव सरकार लेकर आती है उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि सी फ्लड नाम से भी कोई, बस इसमें ना मिनिस्ट्री याद रखना आपको ना। देखो मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन ना कहाँ पर पैदा करते हैं यूपीएससी वाले, अगर आपसे पूछते हैं क्वेश्चन तो। सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता चल ही जाएगा कि ये फ्लड के बारे में कुछ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है ना, एक तो वहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, और किसके साथ मिलकर डेवलप किया गया है? सीडैक द्वारा मिलके। पार्ट किसका है ये? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। आपको लगेगा यार ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर सकता काम? जब ये काम ही सारा टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है तो यहाँ पर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का काम क्यों नहीं हो सकता? और ऐसे टाइम पर तो इस सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम एडवांस फोरकास्टिंग कर सकें, समझे? डिज़ास्टर रिस्पांस हम अपना अलर्ट सिस्टम पे रहे, अलर्ट मोड पे, और इंडिया जो फ्लड मैनेजमेंट है उसको हम अपना अच्छे से कंट्रोल करके चले। तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और ये CWC, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और सीडैक, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो बॉडीज़ हैं या फिर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में क्रिएट करता है यूपीएससी। तो आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सक्षम 3000। ये क्या चीज़ है? ये एक हाई कैपेसिटी स्विच राउटर है। ठीक है, राउटर है ये, स्विच राउटर हाई कैपेसिटी। ठीक है, राउटर। अब न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, समझे? इसके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर प्रेम मसानी चंद्रशेखर, इन्होंने लॉन्च किया है इसको। और ये जो कहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है, ये C. कैंपस में हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं अभी। ये इंडिया की जो जो अपनी सेल्फ रिलायंस है ना अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है, उसके लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, सक्षम 3000 के बारे में जानते हैं। ये स्टेट ऑफ आर्ट, यानी कि जो मॉडर्न आज के टाइम पे जो डाटा या फिर मॉडर्न जो साइंस है, स्टेट ऑफ आर्ट उसको कहते हैं, उसके हिसाब से बनाया गया है डाटा सेंटर स्विच कम राउटर। डाटा सेंटर स्विच कम राउटर, डाटा सेंटर स्विच भी है और ये राउटर भी है, इस तरह का काम करेगा ये। डेवलपर के कौन है इसका? तो C. ने बनाया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। कैपेसिटी कितनी है इसकी? हाई कैपेसिटी है 25.6 टेराबाइट पर सेकेंड। इतना आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जानने की ज़रूरत है नहीं, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि बस थोड़ा बहुत जान लीजिए आप कि ये है क्या। डाटा सेंटर स्विच कम राउटर है ये, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G 6G नेटवर्क्स में काम करेगा, AI वर्कलोड्स में काम करेगा। ठीक है, की फीचर इसके अल्ट्रा लो लेटेंसी पे काम करता है, ये हैंग नहीं करता बिल्कुल भी, जो थोड़ा स्पीड लो हो जाती है। और ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसका? तो एक C. राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा ये, समझे? और ये जितने भी ये नेटवर्क्स हैं उस पर सब पे काम करेगा ये, समझे? तो अपने क्या जाना, ये डाटा सेंटर स्विच कम राउटर क्या है? सक्षम 3000, बस इतना आपको जानना है। ये कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, इसी नाम से सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च कर देते हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, इतना जान लेना बस। ये डाटा सेंटर स्विच कम राउटर है। ठीक है, इतना जान लेता। अब C. यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। C. क्या है? C. है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, और ये इंडिया का प्रीमियर
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, एक ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। डीओटी से आप यहाँ से रख सकते हो, डीओटी डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। और कम्युनिकेशंस से आप याद रख सकते हो कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है, ठीक है। कम्युनिकेशन से आप याद रख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको? 1984 में। क्यों डेवलप किया गया था इसको? ताकि इंडिजीनियस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को बढ़ाया जा सके। विजन है इसका मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, किसमें? इन टेलीकॉम इक्विपमेंट और नेटवर्क टेक्नोलॉजी में, ठीक है। डिज़ाइन करता है टेलीकॉम स्विचिंग को, ऑप्टिकल वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस देता है ये। वर्क करता है 5G पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, M2M कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कम्युनिकेशन और इंडिजीनियस टेलीकॉम स्टैक जो हमारा अपना है, ठीक है। ये हम इस पे सब पे काम करता है। और इसके जो और भी अगर रिसेंट फोकस की बात करें तो ये इस टाइम पे डेवलप कर रहा है इंडिया का इंडिजीनियस 4G 5G कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी अंडर आत्मनिर्भर भारत। और वर्क करता है ये ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल, जो कि सिक्योर नेटवर्क्स का एक पोर्टल है, उस पर काम ये कर रहा है इस टाइम पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, सिक्योर कम्युनिकेशंस की बात करें और स्मार्ट सिटीज़ भारत नेट की बात करें, ये कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये रिड्यूस करता है डिपेंडेंस को फॉरेन टेलीकॉम इक्विपमेंट में, और सपोर्ट करता है गवर्नमेंट प्रोग्राम जैसे कि डिजिटल इंडिया, भारत नेट, मेक इन इंडिया और बाकी सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो हमने जाना सक्षम 3000 के बारे में, प्रीलिम्स की एक छोटी सी न्यूज़ है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सी डॉट, ठीक है। तो सी डॉट के बारे में हमने जाना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। ये एक इंडिया का प्रीमियर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है ये, और किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंदर। और 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था टू डेवलप इंडिजीनियस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ठीक है। 1984 में किसके टाइम पे इसको लॉन्च किया गया होगा? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपका क्वेश्चन है ये, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे आपका ना इसी तरीके के तो क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन किसके टाइम पे आया था? सी डॉट किसके टाइम पे आया था? ऐसे तो कमीशन इसी तरीके के तो क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर। बढ़ते हैं अगली न्यूज़। क्वाड की मीटिंग चल रही है अभी, मिनिस्टर जयशंकर गए थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे विजिट पे अभी। तो क्वाड की मीटिंग चल रही है, 4 देश आते हैं क्वाड में। हमने कल जाना था, क्वाड के बारे में हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, बैलेंसिंग बिटवीन क्वाड एंड ब्रिक्स, ठीक है। उसको एक बार जाकर रिवाइज कर लेना वहाँ से कि किस तरीक़ा से हमको बैलेंस करने की ज़रूरत है दोनों को। इसका बनाने का पर्पज़ क्या था, इसका बनाने का पर्पज़ क्या था, अब इंडिया कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में है। तो क्वाड के बारे में जानते हैं। क्वाड ने अनाउंस किया है क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव क्यों इसको लॉन्च किया गया है? ताकि एक जो स्टेबल सप्लाई है ना, जो मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, वो रुके ना। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आज की पूरी डिपेंडेंट इसी के ऊपर हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं आज के टाइम की, वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, डिफेंस, बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सभी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ये इसलिए क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, अगर आपसे प्रीलिम्स में अंदर कोई पूछ ले कि ये क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, ब्रिक्स ने किया है, यूएस ने किया है, चाइना ने किया है, क्वाड ने किया है, तो आपको आंसर लगाना है यहाँ पे क्वाड, ठीक है। इस इनिशिएटिव का एम क्या है? स्ट्रेंथन करना इकोनॉमिक सिक्योरिटी को और कलेक्टिव रेजिलेंस को बाय कोलैबोरेटिंग टू सिक्योर डाइवर्सिफाई क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। ये हमने जाना क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? ये मिनरल्स हैं जो कि वाइटल हैं फॉर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर। स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, आज के टाइम में सेमीकंडक्टर है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। और चाइना की है मोनोपोली इनके ऊपर। ये रहा, ये तो रशिया है, सॉरी, ये रहा चाइना, ठीक है। ये चाइना है, इसकी मोनोपोली है इसके ऊपर इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ये। अब इन्होंने क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स को जो है, इनके जो एक्सपोर्ट है वो कम कर दी है। अब हम तो सब डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर, बाकी जो कंट्रीज़ हैं इतना इनका प्रोडक्शन है नहीं किसी का। इंडिया का 6.9 मिलियन टन है, इसका इतना है, वियतनाम का इतना है, ब्राज़ील का इतना है। लेकिन जो एक्सपोर्ट एक होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है, वो अपनी कंजप्शन में, सेल्फ कंजप्शन में यूज़ हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। अब चाइना इसमें मोनोपोली बना के बैठा है अपना, कि जब मन करे जब बंद कर देता है। अभी कल एक न्यूज़ पढ़ाऊँगा आपको द इवेंट की, कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उस पर भी एक्सपोर्ट पे बंद कर दिया है, जो इंडिया फर्टिलाइज़र लेता था चाइना से। कल पढ़ाऊँगा उस न्यूज़ को।
आर्टिकल को। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से हैं? लिथियम आपने सभी पढ़ा होगा, बैटरीज में जो होता है। कोबाल्ट हो गया जो रिचार्जेबल बैटरीज में होता है। निकल, ग्रेफाइट, और ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो विंड टर्बाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी में। पता है आपको नाम क्यों बता रहा हूँ? अगर ये आप सबको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है नियोडाइनियम डाइसोप्रोसियम, आपको लगेगा ये तो कोई बीमारी है डाइसोप्रोसियम, ठीक है, ये बीमारी नहीं है, रियर अर्थ एलिमेंट है। या आपको ये पूछ लिया आपसे फ्लोरोस्पार, ये क्या है? गैलियम जर्मेनियम। तो ये आपको ना याद होने चाहिए छोटे छोटे नाम, कौन किसको बना रहा है ये सब छोड़ दीजिए। जैसे टाइटेनियम यूज़ होता है एयरस्पेस डिफेंस के अंदर, बस आपको ना नाम याद होने चाहिए। कभी आपसे कहीं ऑप्शन के अंदर कहीं पूछ लेना तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने क्या पढ़ा था। नियोडाइमियम, डिस्प्रोसियम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है? इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम रिजर्व फाउंड किया गया था रियासी जो प्लेस है एक जम्मू कश्मीर के अंदर, और हमने जो काबिल हमारी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड उसको फॉर्म किया था। किसके लिए किया था? ताकि हम अपना जो ओवरसीज़ क्रिटिकल मिनरल्स उनको सिक्योर कर सकें। खनिज विदेश इसमें आ गया, ठीक है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। और इंडिया में अपने नोटिफाई किया है जो कि न्यू क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया था 2023-24 के अंदर। उसमें हमने जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट थी उसको हमने नोटिफाई किया था। और ये हमारे इंडिया के जो आत्मनिर्भर भारत है, ग्रीन हाइड्रोजन है, एवी मिशन ने सेमीकंडक्टर पूछा, इसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स है ना इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो मेजर इंपोर्ट सोर्स हैं इंडिया का। अब ये थोड़ा थोड़ा इसमें बस मैं बताता हूँ आपको, मैंने क्या बताया था, बस प्रोडक्ट जानो कौन कौन से मटेरियल्स हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्टियम, बेरिलियम, रेनियम, जर्मेनियम, नियोबियम, वेंडिमियम। बस ये इतना थोड़ा बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए और कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या बनाया है हमने? क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव किसने बनाया है? क्वाड के लिए। किसके लिए बनाया है? क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। क्या बनाया है? क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, ये आपको याद रखना है, क्वाड, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये अपना मैप ना याद रख लेना आप थोड़ा, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कोबाल्ट टाइटेनियम में, ऑस्ट्रेलिया लिथियम में, ठीक है, वियतनाम है ये बिस्मथ में, ब्राज़ील है नियोबियम में, साउथ अमेरिका में प्लेटिनम बहुत ज़्यादा। हम ये ग्लोबल प्रोड्यूसर्स हैं इन सब चीज़ों के। तो क्वेश्चन तो पूछ लिया था ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया ही हुआ है। कोबाल्ट के ऊपर, टाइटेनियम को, कोबाल्ट के ऊपर आया था क्वेश्चन, आपको अगर याद हो तो ये आप मैप्स याद रखिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब ये मिस्टर ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प एक बिल लेकर आए हैं जिसका नाम है बिग ब्यूटीफुल बिल। इसका काम क्या है? इसका काम ये अभी इसको जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लेकर आए हैं, इसको फाइनल वोट के लिए तैयार है यहाँ पे। अब इस बिल का काम क्या है? ये मैंने एक मैप लगा रखा है रेमिटेंसेस का, ठीक है, रेमिटेंसेस का हमने मैप लगा रखा है, ये चार्ट लगा रखा है एक। तो जो रेमिटेंसेस जो इंडियंस डायस्पोरा पीपल, सिटीजन, या जो वहाँ के परमानेंट जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या किसी भी कंट्री के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं जिनका इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया में अपने अगर रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को अगर जो पैसे भेज रहे हैं डॉलर्स में या फिर यूरो में, ठीक है, तो उस पे अभी तो हम डॉलर्स की बात करेंगे जो यूएसए से आ रहा है, उस पे ये बिल लेकर आए हैं बिग ब्यूटीफुल बिल। इस पर टैक्स लगाएंगे। कौन लगाएंगे? मिस्टर ट्रम्प लगाएंगे, डोनाल्ड ट्रम्प। और पहले बात कर रहे थे 1% टैक्स लगाने की, अब लगाएंगे इस पर 1% टैक्स, 5%। पहले लगा रहे थे 5%, अब लगाएंगे 1%, ठीक है। टैक्स ऑन रेमिटेंसेस सेंड टू फॉरेन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, जितनी भी कंट्रीज़ में रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं उन कंट्रीज़ के लोगों द्वारा, तो उस पर सरकार जो है अमेरिकन गवर्नमेंट वो 1% टैक्स लगाएगी। पहले इस पर बात चल रही थी 5% टैक्स की। इंडिया टॉप करता है रेमिटेंसेस में, टॉप पे है हम इस टाइम पे। $129 बिलियन जो हमारा 2024 का इनफ्लो था। मैक्सिको सेकंड नंबर पे था, चाइना थर्ड नंबर पे था, और इंडिया जो है लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस का अभी तक का, हमेशा से। अभी आप गैप देख सकते हो ना, ये 68 पे है, ठीक है, और हम इससे लगभग दुगने पे हैं, 129 पे, $129 मिलियन पे, समझे। तो ये है। और जो इंडिया का जो सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस है वो डबल हो गया है, बहुत ज़्यादा, मोर देन डबल। कितना? 2011 में हमारा इतना था $55.6 बिलियन का, और अभी ये इतना था
और यह $129 हो चुका है। यूएस की बात करें तो यूएस में 27.7% हमारा जो रेमिटेंसेस है यूएस से आता है, और उसके बाद यूएई से आता है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल्स हैं, उनसे हमारा बहुत ज़्यादा सोर्स है इस चीज़ का, रेमिटेंसेस का। बहुत सारे मिडल ईस्ट में काम करते हैं, गल्फ़ में जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, यूके, यूएस से, इनसे गल्फ़ कंट्रीज़ से आता है, इन कंट्रीज से आता है। ठीक है, तो हमने जाना कि रेमिटेंसेस क्या होता है कि इंडियन ओरिजिन के जितने भी लोग हैं, इंडियंस जितने भी हैं, या चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट हैं वहाँ के, चाहे वो वहाँ पर काम कर रहे हैं कनाडा, यूएसए के अंदर, वो अपने घर वालों को जो भी पैसा भेजेंगे उसको कहते हैं रेमिटेंस। ठीक है, इंडिया मनी सेंड बाय इंडियन माइग्रेंट्स अब्रॉड टू फैमिली बैक होम, उसको कहते हैं रेमिटेंस। और ग्लोबल पोजीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेसिपिएंट हम ही हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 लार्जेस्ट रेसिपिएंट हैं फॉर मेनी ईयर्स। मेजर सोर्स हमने बताया, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात की, यूएस से, यूके, अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की। इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपकी कंट्री में डॉलर्स आ रहे हैं भर भर के, तो आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा है ये उस तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना हमारा, और जो हाउस होल्ड इनकम है वो बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? अब एक बात बताओ, आप वहाँ पर वो कमा रहे हैं 4 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पर भेज रहा है 1 लाख रुपए, तो हाउस होल्ड इनकम बढ़ी नहीं, इम्प्रूव कर गए हेल्थ को, एजुकेशन को, लिविंग स्टैंडर्ड को, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, इन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं, गुजरात के तो गांव के गांव, पूरा गांव खाली हो चुका है। आपने मूवी भी देखी होगी अभी जो रिसेंट में आई थी, जो डंकी रूट अपनाते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, वो इसी का रीज़न तो है, क्योंकि वहाँ पर 4 लाख रुपए आप आराम से कमा लेते हो महीने के, यहाँ पर आपको 4,000 रुपये नहीं मिल रहे इंडिया के अंदर कमाए ढंग से। तो ये है, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है एफडीआई और एफआईआई से। तो एफडीआई होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जो ये इनसे ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि आते ही रहते हैं पैसे। एफडीआई आए किसी सेक्टर में ना आए। ट्रेंड की बात करें तो इस टाइम पे तो अपवार ट्रेंड ही है इंडिया में। अगर ग्राफ की बात करें तो ये हमने पीछे देखा, ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और इसका जो हैंडल किया जाता है, इसको आरबीआई द्वारा, और इसको फेमा इसको रेगुलेट करता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये। पहले फेरा था, फिर इसको फेमा बना दिया गया। पहले रेगुलेटिंग अथॉरिटी था, अब ये एक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये है। और गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं इसके बारे में, जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जब महात्मा गांधी, 9 जनवरी को बनाया जाता है ये, जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से। साल में 2 बार बनाया जाता है ये। दूसरी डेट आप बताइए। स्किल इंडिया है, ई माइग्रेट पोर्ट है। स्किल इंडिया जैसे स्किल इंडिया है, अगर इंडियन स्किल्ड नहीं होंगे तो वो काम कहाँ करेंगे विदेशों में जाके। तो इसलिए स्किल इंडिया पोर्टल सरकार ने स्टार्ट किया है, ई माइग्रेट पोर्टल, सेफर माइग्रेशन स्किल ट्रेनिंग के लिए। कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि अभी भी इनफॉर्मल यूज़ होता है पैसों को भेजने का, और पैसे लगते हैं, हाई कॉस्ट लगता है भेजने में अभी भी। और देखो ये 1% टैक्स तो लगा ही दिया है ना अभी भी, पहले 5% लगाने की बात करते थे। और कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि सऊदी अरब में है या कतर के अंदर है, यहाँ पे आपका कफाला सिस्टम चलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मूवी भी देखी होगी आपने, एक पृथ्वीराज सुकुमार की एक मूवी आई थी, वो उसके ऊपर थी, वो कफाला सिस्टम के ऊपर थी। वहाँ पर उनको एबडक्ट कर लेते हैं, वहाँ पर कई महीनों तक बिना पैसे के दिए काम कराते हैं। तो ये भी कुछ इश्यूज़ हैं। तो ये हमने जाना इनके बारे में, रेमिटेंसेस के बारे में। तो बिग ब्यूटीफुल बिल, ये याद रखना, बिग ब्यूटीफुल बिल यूएस लेकर आई है इसको, और ये रेमिटेंसेस पे 1% टैक्स लगाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की। लास्ट टॉपिक है ये आज का, और इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्राज़ील की जो अभी इंडिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो विज़िट पे हैं, ब्राज़ील की पे जाएंगे रियो की समिट के लिए। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि हमको आपका आकाश एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की भी बात की गई है वहाँ पे। ठीक है, डील हुई है एक कि भाई हमको आपसे ये इम्पोर्ट करना है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया का, जो एक डिफेंस कोलैबोरेशन के रूप में निकल के आ रहा है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। कहाँ तक? देखो ब्राज़ील तक, चाहे तो वो यूएसए से भी ले सकता है, लेकिन वो हमसे चाहिए उसको। इस तरीक़ा की डील्स बहुत अच्छी हो जाती हैं अगर हम ग्लोबली बात करें तो, एक इमेज बनाने के टाइम पे।
ठीक है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके बारे में जानते हैं। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो एक रिकॉर्ड हाई उस पर पहुँच चुका है 23,622 करोड़, करीब करीब $2.76 बिलियन में इसके पहुँच चुका था। कितने टाइम पे? 2024-25 में। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन रहा है 64.5% का, और जो DPCS हैं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स उनका कंट्रीब्यूशन रहा है 8389 करोड़ का। ठीक है। हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात करें तो हमारा 10 साल में 1,09,997 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट अब तक कर चुके हैं 2015 से 25 तक की बात करें तो। और फ्यूचर टारगेट है हमारा 50,000 करोड़ का, कब तक? 2029 का। 100+ कंट्रीज़ में अब तक हम दे चुके हैं, और जो हमारे टॉप बायर्स रहे हैं वो हैं USA, फ्रांस और आर्मेनिया को भी दिया है हमने। आर्मेनिया स्ट्रेटेजिकली ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अज़रबैजान अभी अगेंस्ट में खड़ा हो गया था जब अटैक किया था इंडिया ने, सिंदूर ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो ये अज़रबैजान जो है ये पाकिस्तान के साइड में जाके खड़ा था। तो आर्मेनिया से हमारी दोस्ती इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आर्मेनिया को भी एक्सपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आकाश मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये है अपना ATAGS नेवल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फास्ट ट्रैक क्राफ्ट, ऑफशोर पेट्रोल, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, ध्रुव हो गया। इसको कहते हैं एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, ATAGS। ठीक है। तो ये है अपना। और बात करें अगर इनिशिएटिव्स की, अगर जो डिफेंस एक्सपोर्ट को जिसने बूस्ट किया है डिफेंस एक्सपोर्ट को, तो इनोवेशन फॉर IDX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन बढ़ाई गई इसमें। 2018 में इसको स्टार्ट किया था। ग्रांट्स दिए गए थे ताकि इनोवेटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ MSME और स्टार्टअप्स इसमें आके भाग लें। ठीक है। IDX ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए थे, अभी 2 बनाए उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इसमें प्रमोट किया गया, सिंप्लीफाइड किया गया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो लाइसेंस लेना चाहते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए, डिजिटल एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया, और 74% FDI अलाउड किया था ऑटोमेटिक रूट में, वी विद हायर गवर्नमेंट अप्रूवल। 2020 में लिबराइज्ड FDI पॉलिसी, इंडिया में आके आप FDI में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डिफेंस में आके 74% FDI दे दी थी। एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड तैयार किया गया, DRDO का इनिशिएटिव था ये। ग्रांट इन एड दिया जाएगा इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, इंक्लूडिंग MSME और स्टार्टअप्स। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। TDF, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। और एक सृजन पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट किया था। सृजन पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस आइटम्स बाय वेंडर्स, इंडाइजिनेशंस ऑफ। ठीक है। तो ये हमने जाना। अब एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके। इंपोर्ट रिलायंस है, आज भी हम डिपेंडेंसी है इंपोर्ट में, जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाते हैं इंजन्स, एवियोनिक्स और सेंसर्स की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गैप है अभी भी, इनएफिशिएंट R&D है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में। अभी स्टील्थ मिसाइल जो 5G स्टील्थ मिसाइल अभी जो चाइना प्रोक्योर कर रहा है चाइना से, वो इंडिया के पास अभी है नहीं। हमने पढ़ा था न्यूज़ के अंदर। हाइपरसोनिक मिसाइल्स में ब्रह्मोस के साथ हमने, रशिया के साथ मिलकर हमने की थी। राफेल जेट्स हैं फ्रांस से हमको प्रोक्योर करने पड़ रहे हैं। ग्लोबल कंपटीशन है, कहाँ से? US से, रशिया से, फ्रांस से। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं आज भी प्रोक्योरमेंट में और प्रोजेक्ट अप्रूवल्स में, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री हो गया है ना जिसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी हो जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है यहाँ पे। वे फॉरवर्ड की बात करें तो एक्सपोर्ट कंप्लीट सिस्टम, फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग फुल डिफेंस सिस्टम टू अफ्रीकन साउथ। ये हमारी पोटेंशियल मार्केट्स हैं। ठीक है। इनके अंदर हमको होना चाहिए कि एक तरीक़ा से फुल डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और इनको ना लाइन ऑफ क्रेडिट भी देना चाहिए कि आप हमसे ही पैसा उधार लेके हमसे ही माल खरीदो। ठीक है। जैसे कि एग्जिम बैग जैसे हो गया। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। ठीक है। जैसे कि डिफेंस सब इमरजेंसी डिफेंस हब है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, UAE हो गया, सऊदी हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इनके साथ मिलके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। एक्सपोर्ट होराइजन को थोड़ा सा एक्सपेंड करो, एनलार्ज करो। कैसे? एस्टैब्लिश करो फॉरेन ऑफिसेस को बाहर कंट्रीज़ में, जो और कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज जैसे होगी। और इंडिया के जो स्मॉलर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, उनको ग्लोबल सप्लाई चेन को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ा पेस वो लेके चल सके स्टार्टिंग से ही अपने साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये हमने जाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर के बारे में। इंडियन डिफेंस सेक्टर की बात करें, ये इतना पहुंच चुका है, और करीब करीब 1,09,997 करोड़ इतना हम कमा चुके हैं 10 साल में। ठीक है। तो ये हमने जाना। आज की न्यूज़ इतनी थी। और मैं एक बार
छोटी सी रिवीजन करा देता हूँ आपकी एक बार। सी फ्लड के बारे में जाना, ये यूनियन मिनिस्ट्री की जल शक्ति मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। और ये क्या है, फोरकास्टिंग सिस्टम में सक्षम 3000 क्या है, ये डाटा सेंटर स्विच कम ये राउटर है। और ये नामीबिया के बारे में जाना, प्रधानमंत्री मोदी विजिट पे हैं यहाँ पे। बर्ड स्पीस एक्सटिंक्शन के बारे में जाना, 500+ स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। और ESI फ्री पोर्टल है ये रजिस्ट्रेशन का। एपिहेलियन सन सबसे ज़्यादा दूर है अर्थ से, ठीक है, 4 जुलाई 5 जुलाई। क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव किसका है, ये क्वाड का। बिग ब्यूटीफुल बिल, US ट्रम्प 1% ऑन रेमिटेंसेस, चोकलाशिप राजस्थान की है। डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में जाना है हमने, और हम आकाश मिसाइल की डिमांड की है, ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की है ब्राज़ील ने। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। पैलिएटिव केयरिंग इंडिया हम कल पढ़ेंगे, इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच अगर आपने वीडियो पूरी देखी है एंड तक तो, और आप यहीं से रिवाइज़ कीजिए और अपना ध्यान रखिए। और बार बार रिवीजन करने से चीज़ें एक बार जो है माइंड में बैठ जाती हैं बहुत अच्छे से। ये मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।